नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जवाबदेही जरूरी होती है और जवाबदेही सवालों से ही तय होती है। इसलिए सवाल को लोकतंत्र की आत्मा भी कहा जा सकता है। वैसे भी दुनिया में किसी भी चीज की तरक्की सवाल और जवाब से ही होती है, और सवाल जवाब ना हो तो नए विचार सामने नहीं आ सकते। नए विचारों की पैदाइश या उन्हें फूलने फलने के लिए सबकी राय लेनी बेहद आवश्यक होती है। सवाल भी सुनने होंगे और उनके जवाब भी देने होंगे। लोकतंत्र में दो तरफा संवाद होना जरूरी है। सरकारें जनता की सुने, जितना सुनना सुनाना होगा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता जाएगा। दरअसल भारत की सभ्यता में वाद और विवाद के साथ संवाद की परंपरा रही है। संविधान में भी इसी परंपरा का पूरा ध्यान रखा गया है। अनुच्छेद 19 में बोलने की आजादी को बुनियादी अधिकार माना गया है और इसी अधिकार के तहत मुख्तलिफ राय रखने का अधिकार भी आता है। राइट टू डिसेंट एक ऐसा हक है जिससे सत्ता की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछे जा सकते हैं। सरकार से सवाल करना संवैधानिक अधिकार है। यह किसी भी सूरत में एंटी नेशनल नहीं होता है। सरकारों को आईना दिखाना जरूरी होता है, नहीं तो सरकारें तानाशाह हो जाएंगी। सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं माना जा सकता। लेकिन इन दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए पोस्टर लगा दिए गए तो अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए थे। इस पर लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। इस पोस्टर को लेकर दिल्ली पुलिस ने करीब 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हुई हैं और इतने ही लोगों की लगभग गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी ये पोस्टर अब चर्चा में है। पीएम मोदी की आलोचना वाले इस पोस्टर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर पर शेयर किया और कहा है कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो। यहां तक कि राहुल गांधी ने इस पोस्टर को अपने ट्विटर का प्रोफाइल फोटो भी बना डाला। दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने भी तमाम सारे सवाल उठाए हैं। आम आदमी के सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। कपड़े से ज्यादा बिक गया बाजार में कफन। हाकिम ये कह रहा है कि सब ठीक ठाक है। साथियों, आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा, चोरी और सीना जोरी। यही हालत इस समय मोदी सरकार की है। हिंदुस्तान के लोगों की 6.5 करोड़ वैक्सीन मोदी जी ने विदेशियों को बेच दी, 93 देशों को बेच दी। देश के लोग वैक्सीन लगाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। घंटों इंतजार करने के बाद केंद्र बंद किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पर ऑनलाइन व्यवस्था है और आम आदमी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा है। और इस वैक्सीन के संकट के खिलाफ अगर लोगों ने पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज करा दिया तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये पोस्टर मैं भी लेकर बैठा हुआ हूं। आपको कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी यही कह रहा हूं कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। अब अगर ये कहना और ये लिखना गुनाह है तो आप तत्काल हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। जितनी संगीन धाराओं में एफआईआर लिख सकते हैं एफआईआर लिख दीजिए, मुकदमा दर्ज कीजिए। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। राहुल आनंद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और विमल किशोर जी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आप स्वागत है बहुत बहुत। राहुल जी, सबसे पहले सवाल आपसे, जिस तरीके से अब ये पोस्टर वार शुरू हो गया है दिल्ली में, जिस तरीके से दिल्ली की दीवारों में ये पोस्टर चस्पा किए गए और 25 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं और लगभग अब सभी विपक्षी दल इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। देखिए योगेश जी, एक सबसे बड़ी कहावत है कि अगर जब आप असफल हो जाते हैं किसी भी चीज को करने में तो आप दूसरे की सफलता पे उंगली उठा सकते हैं। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके लिए संविधान भी नहीं रोकता है किसी को। ठीक इसी प्रकार की बातें हैं आपको विपक्ष के साथ। मैं आपको चरणबद्ध तरीके से सारी चीजों को समझा दूंगा कि क्या कैसे है। अगर आप दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली के लोगों, दिल्ली की विपक्ष की पार्टियों को, खास करके विपक्ष जो हमारे हैं,
उनको मोदी सरकार के खिलाफ एक नया टूलकिट मिल गया है जो वो धड़ल्ले से कर रहे हैं। वो देश की समस्या में भागीदारी बनने के बजाय वो ट्वीट करते हैं। आज किसान हमारा बॉर्डर पे बैठा है, लेकिन आज किसान हमारा ट्विटर फेसबुक जरूर चलाता है, लेकिन उसको समय के साथ सशक्त होना पाबंदी है विपक्ष के माध्यम से। दूसरी बात, जब हमारा देश महामारी की दौर से गुजर रहा है और उसमें वैक्सीन को लेकर जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, ये एक दूसरा टूल है। मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से है, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। सबसे अहम बात यह है कि हमारे देश की एक विदेश नीति। राहुल जी ठीक है, आपकी बात आ गई, एक कमेंट ले लेते हैं विमल किशोर जी से भी। विमल जी, आप सुन रहे हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं इस समय। ये डर्टी पॉलिटिक्स है। लोकतंत्र में किसी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। टोटल तानाशाही में मचा रखी है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग, सीधी सीधी तानाशाही मचा रहे हैं। चाहे पप्पू यादव का मामला हो, दिलीप पांडे का मामला हो, कांग्रेस के युवा अध्यक्ष का मामला हो, या जाकिर हुसैन हमारे मंत्री का मामला हो, ये सारी की सारी अपनी नाकामी छुपाने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, यही जितना जोर ये अपनी नाकामी छुपाने में लगा रहे हैं, अगर व्यवस्था संभालने में लगाई होती तो ये स्थिति ना होती। 25 लोगों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने सच बोल दिया। क्यों? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात नहीं कह सकता कोई। इनका काम यही है। पिछली बार इन्होंने, जब इनको लग रहा था हमने कोरोना पे जंग जीत ली, तब तो ये अपनी पीठ खुद थपथपा रहे थे। अब कहाँ गायब हो गए? क्यों राज्यों पे छोड़ दिया सारा कुछ? इसलिए राष्ट्रीय आपदा है या ये स्टेट का मामला है? ये कहेंगे स्वास्थ्य का मामला, स्टेट का मामला है। सेंटर में आप बैठे हो, ज्यादातर पूरे देश में आपकी सरकारें हैं, फिर की छुप के बैठ गए हो भाई। पूरे देश में त्राही मची हुई है, लाशें गंगा में तैर रही हैं। ये उन पे काम करने की बजाय अपने विरोधियों को जेलों में डाल रहे हैं ये लोग। अपने इनका जो विरोध कर रहे हो देशद्रोही होते जा रहे हैं। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं कर रहे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं सीधी सीधी। राहुल जी कहिए। वो अभी भी बातों में उसी प्रकार की बातें कर रहे हैं जो दिशा भ्रमित के जो शिकार हुआ करते हैं। ठीक उसी बात को ये दोहरा रहे हैं और आगे ले चल रहे हैं। उन्होंने बात की है पप्पू यादव पे, तो इनको मैं बता दूं, पप्पू यादव बिहार से आते हैं और बिहार में आरजेडी खुद उनके समर्थन में नहीं है। ये है विपक्ष का चेहरा जो केवल बोलती है, करती कुछ नहीं है। दूसरी बात, मैं थोड़ा वैक्सीन पॉलिटिक्स पर बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिल्ली पे आ जाता हूँ। दिल्ली को लेकर जो आपसी मतभेद थे ऑक्सीजन को लेकर, तो लास्ट में जब केजरीवाल जी से नहीं समझा, क्योंकि केजरीवाल जी 810 करोड़ रुपए के आसपास, लगभग 810 करोड़ एक बड़ी रकम होती है, उन्होंने प्रचार करने में लगा दिया और दिल्ली के लिए एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा। राहुल जी, प्रचार करने में आपने भी बहुत सारा पैसा लगाया है। बात यह है कि अगर किसी आम व्यक्ति ने, किसी रिक्शे वाले ने अगर ये पोस्टर लगा दिए, ये जो पोस्टर लगाए गए हैं ये उन लोगों द्वारा लगाए गए हैं। कोई रिक्शा चालक है, कोई प्रिंटिंग मशीन में काम करता है, ये मजदूर हैं, उन लोगों को गिरफ्तारी हो गई है 25 लोगों की। ये बताइए कहां का इंसाफ है, कहां का जायज है? अगर कोई सवाल पूछता है तो क्या वो पाप करता है, क्या वो देशद्रोही है? योगेश जी, अब थोड़ा मुझे समय दीजिए। सवाल आपने कर लिया, जवाब मेरा भी सुनिए, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से सारे देश देख रहा है इस चीज को। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का नाम लिया गया है वो लोग कहीं ना कहीं विपक्ष से मिले जुले हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात की सरकार वेलफेयर के लिए चुनी जाती है और हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। और आपने देखा है, सिंपल सा सवाल है, इसको बहुत घुमाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आखिर किस धारा के तहत या कौन से अपराध के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया, केवल आप इतना बताइए। किस अपराध के तहत उनका जुर्म क्या है? मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के ही लोग हैं, बस इनका नामकरण विपक्ष होना उनका गुनाह है। अगर वो विपक्ष की पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं तो क्या उनका गुनाह है? उनको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा? पर देखिए योगेश जी, एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप मुझसे सवाल करते हैं तो मेरे जवाब को पूरा सुनिए, बीच में नहीं टोकिए, ये अच्छी सभ्यता नहीं है। मैं बोल देता हूँ फिर आप मुझे टोकिए, अच्छा ठीक है। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ कि वो लोग विपक्ष के प्रचारक हैं। सबसे पहली बात, आपने देखा बिहार में भी पोस्टर लगे हैं, किसको गिरफ्तार कर लिया गया, जरा बताइए मुझे। यहाँ तो एनडीए की सरकार, ठीक। आप अन्य राज्यों की भी बात कर लीजिए, वहां पे भी पोस्टर लगे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं, किसको गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या राहुल गांधी जी विपक्ष के बड़े चेहरे नहीं है? क्या उनको लोग गिरफ्तार कर लिया है? तेजस्वी यादव को क्या किसी ने गिरफ्तार कर लिया है? आम आदमी पार्टी के किसी बड़े चेहरे को किसी ने गिरफ्तार कर लिया है? बिल्कुल नहीं। अगर नकारात्मक ऊर्जा फैली है तो उसको सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील करने का भी काम एनडीए की सरकार का है। जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जो वो पोस्टर लगाए हैं जिसमें ये बात का जिक्र किया जा रहा है कि हमारे बच्चों के हिस्से की वैक्सीन आपने बाहर क्यों भेज दिया, यही सवाल है ना।
तो मैं इस पे आपको जरा जवाब दे देता हूँ। इजाजत हो तो मुझे 2 मिनट का समय देंगे, मैं बता दूं। बोलिए बोलिए, आपको पूरा समय दे रहा हूँ, उसके मैं बाद बता मैं रहा पूछता हूँ हूँ आपसे। 1 करोड़, हाँ 1 करोड़, ओनली 1 करोड़ वैक्सीन हैज सेंट आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ 7 नेबर कंट्री हैज बीन 78 लाख डोजेज हैज बीन सेंट नियर बाय द इंडिया। इंडिया के आसपास जो है उनको भेजा गया है। और दूसरी बात है, जो आसपास के सरहद पे जो जवान रक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी डोजेज भेजे गए हैं। और जो 2 लाख यूएन पीस कीपिंग फोर्स को दिया गया है, जिसमें 6600 जो हमारे सोल्जर्स हैं जो पीस की जो बातें करते हैं, अब रुक उनके जाइए, लिए फर्स्ट और अब राहुल जी सेकंड आपको डोज भेजी रोकेंगे, गई है। राहुल जी अब आपको रोकेंगे, आपको अच्छा खासा समय दे दिया है बताने के लिए, अभी भी जवाब नहीं आया आपका। हमारा बहुत सिंपल सा सवाल था कि अपराध कौन सा था, आप अपराध नहीं बता पाए राहुल जी, आप अपराध नहीं बता पाए कि उन 25 लोगों की गिरफ्तारी किस वजह से हुई है। और जिस वैक्सीन का आप जिक्र कर रहे हैं वो वैक्सीन आप भूल गए हैं कि उस वैक्सीन का केवल यहां पर निर्माता है भारत, खोज नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी डंके की चोट पे ये कहते हैं, ये बात कहते हैं कि 6.5 करोड़ वैक्सीन हमने निर्यात कर दी है। और अब जब सरकार फंसती हुई नजर आ रही है तो उस पर एक्सप्लेन कर रही है कि हमारा ये टाई अप था, हमारा ये करार था वहां पर कि वहां से हम कच्चा माल हम लेंगे तो आपको वैक्सीन इसके बदले में देंगे। कहीं भी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये भाषण सुना दीजिए, कहीं भी एक कोई ऐसा बयान सुना दीजिए आप कि जिसमें उन्होंने इस बात को पहले जिक्र किया हो। पहले तो वाहवाही लूटने के लिए आप आगे आ रहे थे, अब जब सवाल उठ रहे हैं तो आप अंदर करेंगे लोगों को। देखिए, मैंने आपको पहले भी अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था कि उनको किस, अब मैं कानून का बहुत अच्छा जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि उनको जो गिरफ्तारी हुई है वो नकारात्मक मैं बता रहा हूं कि धारा जो उनके ऊपर लगी है, धारा 188 लगी है और धारा 269 लगी है। धारा 188 होती है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकार के जो निर्देश दिए गए हों उनका उल्लंघन करना। किसी भी दिल्ली पुलिस के द्वारा, किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यह निर्देश कतई नहीं दिया गया कि दिल्ली के दीवारों में पोस्टर नहीं लगेंगे, कोई आदेश नहीं जारी हुआ। और धारा 269 जो लगी है वो ये है कि कोरोना बीमारी के दौरान उल्लंघन करना। जिन लोगों ने पोस्टर लगाए थे वो बाकायदा मास्क पहने हुए थे। किसी ने देखा है उनको मास्क पहनते हुए? किसी ने देखा है? अच्छा, केवल के जवाब है कि वो मास्क पहने हुए थे। किसी ने, देखिए मैं बता रहा हूं, राहुल जी एक सेकंड, आप ही की बात पे, किसी ने देखा नहीं है तो क्या आपने देखा कि वो मास्क नहीं पहने थे? मैं बता रहा हूं, सुनिए, जो अभी समस्त आपने देखा वो पोस्टर लगाने के बाद गिरफ्तारी हुई है, उनकी गिरफ्तारी पोस्टर लगाते वक्त नहीं हुई है। मैं बता रहा हूं, जिन्होंने भी पोस्टर लगाए वो पोस्टर लगाते वक्त लॉकडाउन के उल्लंघन को उन्होंने तोड़ा है। कैसे? लॉकडाउन किया गया है दिल्ली को भी, पूरे देश में लॉकडाउन है, हर राज्य अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा रखे हैं। तो इसमें अगर प्रिंटिंग मशीन से अगर प्रिंट होकर छप जा रहे हैं और टंग भी जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो लॉकडाउन के मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है? कहीं से भी ये प्रैक्टिकल लगता है? हाँ, मैं ये चीज जरूर मानता हूँ कि विपक्ष का कोई काम नहीं है, वो बस बातें करने पे भरोसा रखते हैं। आज तक दिल्ली को ले लीजिए, क्या दिल्ली को संभाल पाए केजरीवाल जी? जरा ऑक्सीजन पॉलिसी देख लीजिए, जब ऑक्सीजन ऑडिट कराने की बात चली है तो उसके बाद है कि नहीं हम आपको वापस कर रहे हैं। विमल जी, लॉकडाउन का ये उल्लंघन था। प्रिंटिंग मशीन अगर खुली थी, मशीन चली तो लॉकडाउन का उल्लंघन, लॉकडाउन का उल्लंघन तो लोग जेल के अंदर, उन पर कार्रवाई। ऐसी मशीनें छप रही हो, इन्होंने पूरे देश के अंदर धरना दिया है बंगाल के मामले में, ये लॉकडाउन की तोड़ने की बात कर रहे हैं। इन्होंने सरेआम पूरे देश के अंदर धरना दिया ना लॉकडाउन में, वो लॉकडाउन नहीं टूटा था। अगर इनको आईना दिखाया गया, अपना मुंह साफ करने की बजाय, अपने मुंह पे जो कालक लगी है वो साफ करने की बजाय आईना तोड़ रहे हैं ये लोग। क्या बात कर रहे हैं? इनके पास जवाब ही नहीं है कि एक मुद्दे से भटक रहे हैं। एक बात पूछी गई है, क्या उनकी गिरफ्तारी जायज है न जायज, वो नहीं बताएंगे, इधर उधर की बातें करें। लॉकडाउन तोड़ा है भाई, लॉकडाउन तोड़ा है, सिर्फ पोस्टर चिपकाने वालों ने लॉकडाउन तोड़ा है? कहीं भीड़ दिखी हो, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हुआ हो, दिखाओ हमारे को कोई वीडियो हो तो। ये तो सिर्फ मोदी के खिलाफ लिखा हुआ है तो इनको अरेस्ट कर लिया है। अच्छा, पप्पू यादव ने एम्बुलेंस बताई थी, उसने भी लॉकडाउन तोड़ा, 60 एम्बुलेंस पकड़ ली, खड़ी, लोग मर रहे हैं, एम्बुलेंस खड़ी है वहां पे, वो लोगों की सेवा कर रहे थे। जाकिर हुसैन जी लोगों के सिलेंडर बिचा रहे थे अपने जेब से खर्चा करके, उनके लिए हाईकोर्ट चले गए, मुंह की खाई इन्होंने। और दिलीप पांडे जी हेल्प कर रहे हैं, उनको नोटिस दे दिया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको नोटिस दे दिया। ये नहीं चाहते कि इनकी नाकामी सामने आए, ये सिर्फ अपनी झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में ऐसे विपक्ष को, अपने विरोधियों को दबाने का काम कर रहे हैं, दमनकारी नीतियां अपना रहे हैं, सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग। राहुल जी, बड़ा आरोप, लोकतंत्र की हत्या।
देखिए, मैंने आपको अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था कि अगर कोई मजबूत डिसीजन सरकार के माध्यम से लिया जाता है तो वो लोकतंत्र की हत्या होती है, लेकिन ये लोग वहां जाकर चुप हो जाते हैं। जब बंगाल में असहिष्णुता का माहौल रहता है तो वहां ये लोकतंत्र की जीत बताते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए बार बार कहा जाता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो पप्पू यादव के उन्होंने जिक्र किया है, तो जो आपके प्रवक्ता हैं किशोर जी अच्छा बोलते हैं, जरा एक बार वो तेजस्वी यादव जी से भी पता कर ले कि उनके पार्टी का स्टैंड क्या है। वो बार बार कहते हैं कि तेजस्वी यादव ही कहते हैं कि पप्पू यादव एनडीए के एजेंट हैं और वो अपना नाम कमाने के लिए इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तो पहले विपक्ष एकत्र हो जाए तब कहे। और मैं आपको बताता हूँ, तो एम्बुलेंस जरूर वहां खड़ी पाई गई है, लेकिन वो एम्बुलेंस सार्वजनिक स्थान पे खड़ी थी, ना कि हमारे एमपी के आवास पे खड़ी थी। दूसरी बात, जो एमपी लेड फंड होता है उसके माध्यम से वो एम्बुलेंसें संचालित की जाती है। अभी भी सांसद कंट्रोल रूम के माध्यम से अभी भी 60-70 एम्बुलेंस चल रही है। ये एक सबूत है, आप पता कर लीजिएगा। और दूसरी बात है कि उन्होंने एक दिन पहले ही डीएम को और मीडिया में भी इस बात को कह दिया था कि हमारे पास एम्बुलेंस है, इसी हालात में वो खड़ी है। हाँ, ये बात भी जरूर है कि कुछ एम्बुलेंस खराब है वहां पर, उनकी भी संख्या है, हम इस चीज को स्वीकार जरूर करते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता की अगर बात की जाए तो अभी का जो समय है वो एकजुटता का समय है, ना कि पॉलिटिक्स कर मैं आप पे आरोप लगाऊं, आप हम पे आरोप लगाएं और हम लोग एक दूसरे पर आरोप लगा के देश के हित का कार्य ना करें। अभी बैकफुट पे वैक्सीन को लेकर खास करके बैकफुट पे सरकार प्रतिबंधित है। और यही नहीं, जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको बहुत तेजी से बढ़ाई गई है और सरकार की विदेश नीति के तहत और कमर्शियल और लाइसेंस की जो लाइबिलिटी है उसके माध्यम से भी कुछ भेजी गई है, वैक्सीन बाहर भेजी गई, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन आप ये भी देखिए कि वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पे चल रहा है हमारे देश में, और अभी सारे कामों को छोड़कर देश के लोगों को रक्षा में वैक्सीनेशन हो गया राहुल जी। 18 करोड़, लगभग जी। 18 करोड़ प्लस अभी कुछ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है और 6.5 करोड़ वैक्सीन बाहर भेजी गई है। कितना वैक्सीनेशन हो गया अभी देश में? इतने लंबे समय से वैक्सीनेशन चल रहा है। आपने कहा कि वैक्सीनेशन का महाअभियान डंका बजा दिया, सेंटर्स बंद हो रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहे हैं, वहां पर वैक्सीन नहीं मिल रही है। बैंकर्स कह रहे हैं कि आप हमको वैक्सीनेशन में जोड़िए, आप जोड़ नहीं रहे हैं, जबकि पूरा सिस्टम बैंकर्स के माध्यम से चल रहा है। देश का सिस्टम जो है वो बैंकर्स के माध्यम से चल रहा है। योगी जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी जो संख्या है, जो आपने 18 करोड़ की बात की है, ये बिल्कुल सत्य है और हमने 21 करोड़ के आसपास लोगों का रजिस्टर किया है। लेकिन जो हमारे पास जो संसाधन है उसके माध्यम से अगर आप देखेंगे तो ये वैक्सीनेशन के लिए संतुष्ट आंकड़े हैं। हालांकि बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, लेकिन वो संतुष्ट है। वो क्यों संतुष्ट है? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन मौजूद हैं उसके आधार पे ही हमें वैक्सीनेशन बनाते हैं और तब लोगों तक पहुंचाते हैं। और सारे राज्यों को पहुंचाना है तो जाहिर सी बात है कि जितनी उपलब्धता होगी उसी आधार पे लोगों को भेजी जाएगी। तो ये एक बात है। और अभी के समय में टोटल चल रहे हैं 43,840, जिसमें से 42,594 गवर्नमेंट के हैं और प्राइवेट 1246 है। तो धीरे धीरे सरकार वो आंकड़े को भी अचीव कर लेगी। जैसे जो बाहर से जो हमारे रॉ मटेरियल्स आते हैं, खास करके अमेरिका से भी आते हैं, आपको पता होगा यूके से आते हैं, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे विदेश जहां से आते ही नहीं है, लेकिन वैक्सीन वहां भेजी गई है जहां से हमारा कोई मतलब नहीं। जिन देशों के शायद मैंने भी नाम नहीं सुने थे, पहली बार नाम सुने हैं उन देशों के, वहां भी भेजी गई हैं। देखिए, WHO के माध्यम से भारत को सब लाइसेंस मिला था, ये तो सब जानते हैं। तो WHO में पूरे देश होते हैं, उनमें एक करार होता है कि हम आपको वैक्सीन देंगे और रिलायबल रेट पे देंगे। जब हम बनाएंगे तो हम जरूर देंगे, लेकिन हमारी देने की गति कितनी होगी ये डिपेंड करता है हमारे पास। राहुल जी, बड़ा सवाल उठता है, हम वैक्सीन देंगे अगर अन्य देशों को, तो क्या अपने देश के नागरिकों की जान गंवा करके देंगे वैक्सीन? पहले हम अपने घर को नहीं देखेंगे? पहले अपने यहाँ अगर हमारा करार भी हुआ है, उसके बाद ICMR ने भी ये बात कही है कि पहले हम लोग अपने यहाँ का देखेंगे, उसके बाद जो करार हुआ है उसकी पूर्ति की जाएगी। और बयानबाजी कुछ अलग हो रही है, जमीनी हकीकत कुछ अलग जा रही है। देखिए, स्टेनिका से एक करार हुआ था जिसमें 50 लाख वैक्सीन लोगों को देने का हम लोग प्रतिबंधित थे, जिसमें कोविड का सब लाइसेंस हमें मिला था। लेकिन मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, आपकी बातें सही है, लेकिन आप वहां पे भी आइए। जब हमने उनको मदद दिया तभी आज वो देश हमको भी मदद दे रहे हैं। ये भी आप मानिए, टिट फॉर टैट होता है।
अगर हम अपने लोगों को भी सुरक्षित करने के लिए हम प्रतिबंधित हैं, ये बात भी सही है, लेकिन अगर आज हमारा देश संकट में पड़ा है, अगर आप चलो 2 करोड़ वैक्सीन को हटा भी दो, 2 करोड़ वैक्सीन को हटा भी देते हैं, तो जितनी मददें हमारे देश को मिली है बाहरी देशों से, क्या वो बहुत ज्यादा नहीं है? हमें रसिया से स्पुतनिक आ रहा है, हमारे पास अन्य देशों से ऑक्सीजन आए हैं, टैंकर आए हैं, तो ये विदेश नीति के तहत ही ये हमें मिला है। अगर हम उस वक्त खड़े नहीं होते अन्य देशों के साथ, तो शायद हमारे साथ अभी के परिस्थिति में कोई लोग खड़े नहीं होते। तो टिट फॉर टैट चलता है, इस पे सरकार की विदेश नीति ही कायम है, ये एक अच्छी बात है। विमल जी, आप विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि इस समय वर्तमान भारत सरकार जो है वो एक मजबूती के साथ काम कर रही है और जो करार हुआ था उसके बदले वो वहां पर वैक्सीन भेज रही है, तो आखिर इतना हल्ला क्यों? देखिए, इन्होंने वैक्सीनेशन में ना तो कोई योगदान दिया, ना 1 रुपए का फंड दिया। इन्होंने सीधा व्यापार करा है, खुला व्यापार। आपदा में कभी व्यापार नहीं होना चाहिए। ये व्यापार नहीं होता क्या है? 150 रुपए की वैक्सीन सेंटर को दे रहे हो, राज्यों को तुम 400 रुपए की दे रहे हो, प्राइवेट को 600 की दे रहे हो। ये सीधा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। करार किस चीज का होता है? मेरे पास खुद कपड़े नहीं है, मैं नंगे घूम रहा हूँ, दूसरे को अपने कपड़े उतार के दूंगा क्या मैं? पहले अपने कपड़े डालूंगा ना मैं। ये तो एक गरीब से गरीब बंदे को पता होता है, प्रधानमंत्री हो तो देश संभाल रहे हो। ऐसा भी क्या हो गया कि पहले विदेश भेज दी और फिर तुम्हारे पास 18 से 45 की घोषणा करने की क्या जरूरत थी जब तुम्हारे पास इंजेक्शन नहीं थे? क्यों घोषणा करी? 5 राज्यों के चुनाव थे इसलिए घोषणा करी। पहले 45 वालों को तो अलग लेने देते, उनको लगे नहीं है, इंजेक्शन तुम्हारे पास स्टॉक में नहीं है, तुम अनाउंस कर रहे हो कि 18 से 45 वालों को लगाओगे। 10 दिन से तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। लोगों को लाइन में लगाने की इनकी आदत है, लाइन में लगा दिया, भीड़ कर दी। वैसे कोरोना जितना फैल रहा था और ज्यादा फैलेगा। इन्होंने जो माहौल बना दिया है, वैक्सीन शॉर्टेज दिखा के कहीं भी जाओ आप लाइन नहीं लेने, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं लोग, मुझे इंजेक्शन लगवाना है, मुझे इंजेक्शन लगवाना है। भैया आपके पास जब स्टॉक नहीं है, तैयारी नहीं है, घोषणा क्यों करते हो? सिर्फ नाम कमाने के लिए, अपने पीठ थपथपाने के लिए क्यों घोषणा करी आपने? मान लिया आपने विदेश में भेज दी थी, तो ये फिर घोषणा किस लिए करी है? 6 करोड़ वैक्सीनेशन इन्होंने भेजी जो है ना, मोल भेजी है, ये नहीं उन्होंने हेल्प करी है, बेची है, पैसे लेके दिए इन्होंने। ये जो कह रहे हैं ना हमने हेल्प की, कोई हेल्पफुल नहीं की, व्यापार करा सीधा इन्होंने। इनके वैज्ञानिक कहाँ है जिन्होंने खोज की थी? बताएं कौन सा वैज्ञानिक है? राहुल जी बताइए। देखिए, अभी विनोद किशोर जी ने एक बात कही कि 10 दिनों से मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मैं करा नहीं पा रहा। मैं इसी दरमियान में मैंने एक लड़के का है किया है, देखिए ये मैंने शेड्यूल किया है, 26 तारीख के डेट में मिला है मुझे ये, देखिए ठीक है, मैंने अभी जस्ट शेड्यूल किया है। तो ये बातें जो कह रहे हैं ये इसी प्रकार का भ्रम फैलाते हैं, मैंने आपको सामने सबूत भी दिखा दिया। अब और रही बात इनकी, तो जो तार्किक बातें हैं उससे हम इनके साथ समर्थन है हमारा, लेकिन जो अतार्किक बातें ये करते हैं उसमें गड़बड़ी है। जैसे कि उन्होंने अभी तुरंत आपके चैनल के माध्यम से भ्रम फैला दी, 10 दिन से मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने तुरंत करके दिखा दिया। आज के डेट में लोग डिजिटली होते जा रहे हैं, तो ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। और रही बात वैक्सीनेशन के लिए, तो सरकार दिक्कतें हैं, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। अलग अलग जगह अलग अलग दिक्कतें हैं, लोगों को स्लॉट नहीं मिल रही है, सच है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल भरमार है। आप एक ही बार में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको तुरंत समय मिल जाएगा और वैक्सीनेशन सेंटर पर आप पहुंचे तो तुरंत बहुत इजीली आपको वैक्सीन लग जाएगी, ऐसा नहीं है। तस्वीरें आ रही हैं, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों से अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली भी आ रही हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद भी हो गए हैं, कई राज्यों ने यह कहा है कि वैक्सीन नहीं है उनके पास, इस वजह से वो वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर रहे हैं। देखिए, ये बात भी सही है कि सर्वर के इशू से कहीं कहीं समस्या आती है, लेकिन दिक्कतें 10 दिन तक चले ये कहना गलत है। और ये भी बात सही है कि अगर कहीं भी सेंटर बंद हुए हैं तो उनको भी यथाशीघ्र खोली जाएगी संसाधन की उपलब्धता के आधार पे। मैंने ये अपने प्रारंभिक संबोधन में इस बात को कहा था। लेकिन राहुल जी, सवाल सबसे बड़ा यही उठता है अभी भी कि क्या सरकार से सवाल करना गुनाह है? क्योंकि जिस तरीके से सवाल किया गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार का भी अगर जिक्र करें तो सोशल मीडिया को लेकर के तमाम सारी बातें कही गई थी। जो भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएगा, जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। चंद्रचूड़ जी ने यह बात कही कि अगर कोई भी बात अपनी स्वेच्छा से रखना चाह रहा है, किसी से मदद मांगना चाह रहा है सोशल मीडिया पे, वो रख सकता है। और अगर सरकार के खिलाफ कोई पोस्ट भी करता है, सरकार की लापरवाही नाकामियों को उजागर करता है, तो उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। तब जाकर के फैसला लिया गया और उसके बावजूद दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी तार तार पर कर दे रही है दिल्ली पुलिस। देखिए विदेश जी, कभी भी कोई भी परिस्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी जो हमारे देश में चल रहा है वो हमारे देश में बीमारी नहीं है, वो एक महामारी है। अगर कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की हो, वो कितनी भी इंतजाम कर ले, महामारी के समय वो इंतजाम कम पड़ ही जाता है। ये एक कठोर सच्चाई है। लेकिन इसी बीच में जो असामाजिक तत्व होते हैं वो अफवाह भी फैलाते हैं। इसमें कौन सी असामाजिकता है? हमारा केवल इतना सवाल, राहुल जी आप बताइए, आप मुझे समझा नहीं पा रहे हैं या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसमें कौन सी असामाजिकता है, आप केवल इतना बता दीजिए। इसमें कौन सा उसने गलत काम किया? अगर जिसने भी पोस्टर लगाए हैं, अगर उसने सरकार से सवाल पूछ लिए, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लिए, तो उसने कौन से गलत काम कर दिए? आप ये समझा दीजिए मुझे बस। देखिए, मैंने आपको अपने प्रारंभिक संबोधन में इस बात को कहा कि उनके ऊपर जो धारा चार्ज हुई है, जो आपने बताया 188 और एक कुछ और धारा का आपने नाम, 269, उस धारा के उस धारा के उल्लंघन के एगेंस्ट में उनको गिरफ्तार। धारा 188 का मुझे कोई ऐसा आदेश आप दिखा दीजिए ना राहुल जी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा हो कि दिल्ली की दीवारों पर पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे, सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कोई ऐसा आदेश आप दिखाइए। देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप घुमा लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में जो पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई थी वो किस आधार पर हुई थी। वो आधार उनका हुआ था एक अपहरण के। अब मैं बता देता हूं, मुझे पता था कि आप पप्पू यादव का हालांकि जिक्र नहीं करना चाहिए था यहां पर आज, लेकिन आप कर रहे हैं। तो जो अपहरण का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस अपहरण का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, द हिंदू के एक पत्रकार ने इसका खुलासा किया है और उन्होंने बात की है। जिस व्यक्ति का अपहरण को लेकर के जिक्र किया गया है 1989 में, उस व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात की है। उस व्यक्ति ने कहा है कि ये एक केवल भ्रम था, या ये कहें कि विस्मय हो गया था आपस में कुछ बातों को लेकर के। देखिए, तो हिंदू के जो आर्टिकल में जो प्रकाशित किया गया है वो मैंने भी पढ़ा था, ये बात सही है, और उस पर न्यूज भी आए थे, मैंने उस चीज को भी पढ़ा था। लेकिन पप्पू यादव जी, चलिए ठीक है राहुल जी, समय के अभाव के कारण आपको यहीं रोकना चाहेंगे, और फिलहाल आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब ये सवाल उठाने पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, उसके बाद तमाम सारे सवाल उठते हैं। जाहिर है कि यदि सरकार की तरफ से सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे या सवालों को रोकने की कोशिश की जाएगी तो एक और नया सवाल उठ जाएगा। तो इसलिए दिल्ली पुलिस को, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को उन बातों को याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने निर्देश दिए थे कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रखता है तो वो स्वच्छंद है, और अगर कोई सरकार उस पर कार्रवाई करती है तो वो गलत है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज।